इस वीडियो में हम लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल की कुछ छोटी छोटी घटनाओं को बयान करना चाहते हैं। इनमें सबसे पहली घटना कच्छ के स्वाधीनता के अपहरण की थी। कच्छ सिंध के दक्षिण और काठियावाड़ के उत्तर पश्चिम में एक छोटी सी स्वाधीन रियासत थी। जाडेजा कुल के राजपूत राव कच्छ पर शासन करते थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस रियासत की स्वाधीनता का अपहरण करने का इरादा किया। बहाना ढूंढ लेना कुछ भी कठिन नहीं था। डकैतियां उन दिनों भारत में जगह जगह होती रहती थी। कहा जाता है कि नेपाल युद्ध के दिनों में कुछ डाकुओं ने काठियावाड़ के किसी हिस्से पर डाका डाला। काठियावाड़ के राजा पेशवा और गायकवाड़ के सामंत थे तथा पेशवा और गायकवाड़ ये दोनों संधियों के अनुसार कंपनी सरकार के मित्र थे। बस कच्छ पर हमला करने के लिए यह वजह काफ़ी समझी गई। कर्नल ईस्ट के अधीन एक सेना कच्छ पर चढ़ाई करने के लिए भेजी गई। कच्छ जैसी छोटी सी रियासत को विजय कर लेना कंपनी के लिए कठिन नहीं था। कर्नल ईस्ट ने थोड़ी सी लड़ाई के बाद अंजार के किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद कच्छ के राजपूत राजा को डराया गया कि सिंध के मुसलमान अमीर तुम पर हमला करने वाले हैं और यदि तुमने अंग्रेज़ कंपनी के संरक्षण में आना स्वीकार नहीं किया तो अंग्रेज़ तुम्हारे विरुद्ध सिंध के अमीरों को मदद देने पर मजबूर हो जाएंगे। इस विचित्र न्याय के औचित्य पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है और न यह बताने की आवश्यकता है कि कच्छ पर सिंध के हमले के बाद भारत में अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ गया और उसी दिन से कच्छ की स्वाधीनता समाप्त हो गई। करीब करीब इतनी ही छोटी कहानी हाथरस और मुरसान नामक दो जाट रियासतों की है। गंगा और जमुना के बीच की जाट रियासतें इस समय तक स्वाधीन थीं। इनमें मुख्य भरतपुर की रियासत थी जिसे परास्त करने के प्रयत्न में लॉर्ड एक दो बार जिल्लत उठा चुका था। लॉर्ड हेस्टिंग्स को तीसरी बार भरतपुर राज के साथ युद्ध छेड़ने में बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई दी, किंतु दोआब के जाट राजाओं और वहाँ की प्रजा के दिलों से कंपनी की जिल्लत को दूर करना भी ज़रूरी था। इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने हाथरस और मुरसान की छोटी छोटी रियासतों पर हमला करके उन्हें अपने अधीन कर लेना आवश्यक समझा। इतिहास लेखक प्रिंसेप साफ लिखता है कि हाथरस पर हमला करने के लिए अंग्रेज़ों के पास कोई किसी तरह का भी बहाना नहीं था। हाथरस का किला हिंदुस्तान के मजबूत किलों में गिना जाता था। 11 फरवरी सन 1817 को अचानक कंपनी की सेना ने पहुंचकर चारों ओर से हाथरस के किले को घेर लिया। हाथरस के राजा दयाराम से कहा गया कि चूंकि हाथरस का किला भरतपुर के किले के समान बनावट का है, इसलिए गवर्नर जनरल की इच्छा है कि अंग्रेज़ अफसरों को हाथरस का किला भीतर से देखने की इजाज़त दी जाए ताकि उसके बाद वे फिर आवश्यकता पड़ने पर भरतपुर के किले को विजय करने का प्रयत्न कर सकें। राजा दयाराम भरतपुर के प्रसिद्ध राजा रणजीत सिंह का एक निकट संबंधी था। उसने इस अनुचित मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया। राजा से यह भी कहा गया कि आप किले का एक दरवाज़ा अंग्रेज़ों के हवाले कर दें और उन्हें इस दरवाजे को ढाने की इजाज़त दे दें। राजा दयाराम अंग्रेज़ों के इरादों को साफ समझ गया। उसने कंपनी के किसी भी आदमी को किले के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। वह अपने मुट्ठी भर आदमियों सहित किले की रक्षा के लिए तैयार हो गया, किंतु राजा दयाराम के पास न कंपनी का सा सामान था और न उतनी विशाल सेना। हाथरस के किले और नगर दोनों के ऊपर गोलाबारी शुरू हुई। 23 फरवरी सन 1817 को एक ओर से नगर की दीवार का कुछ टुकड़ा टूटा। 2 मार्च 1817 को कहा जाता है कि किसी अंग्रेज़ी तोप का एक गोला किले के भीतर बारूद की मैगज़ीन में जाकर पड़ा, जिससे मैगज़ीन में आग लग गई और किले को बहुत हानि पहुंची। मालूम होता है कि इस किले के अंदर भी कंपनी के गुप्त उपाय अपना कुछ काम कर चुके थे, यानी अंग्रेज़ों ने यहाँ भी रिश्वत से काम लिया था। फिर भी किले के अंदर की तोपें बराबर अंग्रेज़ी तोपों का जवाब देती रही, किंतु कब तक। अंत में राजा दयाराम ने देख लिया कि अधिक देर तक कंपनी की सेना से किले को बचा सकना असंभव है, तो एक दिन आधी रात को अपने 2-4 साथियों सहित वह किले से बाहर निकल गया। मार्ग में कुछ गोरे सिपाहियों ने उसे घेर लिया, किंतु उनका खात्मा करता हुआ राजा दयाराम अंग्रेज़ी सेना के हाथों से बचकर अपनी राजधानी छोड़कर चला गया। हाथरस का किला अंग्रेज़ों के हाथों में आ जाने के बाद मुरसान के राजा भगवंत सिंह की हिम्मत और भी टूट गई। कहा जाता है कि उसने बिना लड़े अपना किला और राज दोनों अंग्रेज़ों के सुपुर्द कर दिए। इस तरह हाथरस और मुरसान की जाट रियासतें कंपनी के इलाके में मिला ली गई। नेपाल युद्ध के खर्च के लिए 2.5 करोड़ रुपए नगद बतौर कर्ज अवध के नवाब से लिए गए थे। उस 2.5 करोड़ के बदले में नवाब को कुछ भी देना आवश्यक था। जो इलाका नेपाल से लिया गया
उसका एक टुकड़ा हेस्टिंग्स ने इन 2.5 करोड़ रुपए के बदले में नवाब गाज़िउद्दीन हैदर को भेंट कर दिया। इस टुकड़े के संबंध में लिखा है कि वह इतना बंजर था कि यदि नवाब गाज़िउद्दीन केवल 1 करोड़ रुपए से ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्से खरीद लेता तो जो आमदनी उसे इन हिस्सों से होने लगती उसका छठा हिस्सा भी इस नए नेपाली इलाके से प्राप्त नहीं हो सकता था। मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स अवध के नवाब को और बढ़ाना चाहता था। इसका एकमात्र कारण यह था कि अंग्रेज़ उस समय दिल्ली सम्राट के रहे सहे प्रभाव का अंत कर देने के लिए उत्सुक थे। अवध का नवाब दिल्ली सम्राट का एक सूबेदार और मुग़ल दरबार का वज़ीर था। हेस्टिंग्स ने अक्टूबर 1819 में कलकत्ता में एक दरबार करवाकर नवाब गाज़िउद्दीन हैदर को बादशाह का खिताब दिया। इसका मतलब यह था कि अवध का नवाब अब से दिल्ली सम्राट के अधीन नहीं रहा, किंतु इसका यह अर्थ कभी नहीं था कि नवाब की अपनी स्वाधीनता वास्तव में कुछ बढ़ गई हो। गाज़िउद्दीन को बादशाह स्वीकार करने से पहले गवर्नर जनरल ने उससे यह साफ शर्त कर ली थी कि कंपनी के साथ आपके संबंध में इससे कोई अंतर नहीं पड़ने पाएगा। वास्तव में इस हास्यास्पद घटना से केवल उस समय के अवध के नवाबों की बेबसी का परिचय मिलता है। सम्राट अकबर शाह द्वितीय उस समय दिल्ली के तख्त पर था। सम्राट की ओर लॉर्ड हेस्टिंग्स के भावों का और अधिक पता हेस्टिंग्स के 22 जनवरी 1815 के रोजनामचे से लगता है। उस समय तक यह प्रथा चली आती थी कि प्रत्येक अंग्रेज़ गवर्नर जनरल दिल्ली जाकर सम्राट से भेंट करता था। अंग्रेज़ दिल्ली सम्राट को भारत का सम्राट और स्वयं को कंपनी सरकार का न्यायोचित अधिराज स्वीकार करते थे। सम्राट के साथ पत्र व्यवहार करने, मिलने तथा बातचीत करने में अंग्रेज़ अफसर प्राचीन मान मर्यादा का पालन करते थे। लिखा है कि सम्राट अकबर शाह ने हेस्टिंग्स को मिलने के लिए दिल्ली बुलाना चाहा। सम्राट का उद्देश्य संभवतः उन अनेक वादों की याद दिलाना था जो हेस्टिंग्स के पूर्व अधिकारियों ने अपने मतलब के लिए सम्राट शाह आलम से किए थे, किंतु हेस्टिंग्स ने अब यह कहकर जाने से इनकार किया कि मुझे मुलाकात में ऐसे नियमों का पालन करने में एतराज़ है जिनका अर्थ यह हो कि दिल्ली सम्राट कंपनी सरकार का अधिराज है। इस ऐतराज़ का कारण हेस्टिंग्स ने अपने रोजनामचे में दर्ज किया है। वह लिखता है कि हमारा यह स्वीकार कर लेना कि दिल्ली का बादशाह हमारा न्यायोचित अधिराज है, एक ऐसे अस्तित्व को कायम रखना है जिसके झंडे के नीचे कभी भी चारों ओर से मुसलमान आकर जमा हो सकते हैं। ऐसा करना ख़तरनाक है। हेस्टिंग्स का ख़तरा बिल्कुल सच्चा था। इसके केवल 42 साल बाद ही न केवल मुसलमानों बल्कि भारत के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने दिल्ली सम्राट के झंडे के नीचे जमा होकर एक बार भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।